हर किसी के हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं है। ये मेरा दिल है, तेरे शहर का अखबार नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश सोलंकी। हम बात कर रहे हैं आज उस ईरान की जो कि अमेरिका उसे ये समझता है, जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर से उठा लिया, ये भी ऐसा ही है। चाहे किसी पर टैरिफ लगा दो, सब दबेंगे। लेकिन ईरान क्या कर रहा है, वो सब हकीकत आज मेरे सहयोगी योगेश कांत जी, जिन्होंने बड़ी बारीकी से इसका एनालिसिस किया, पूरी कॉपी आज डायरी लेकर आए हैं, जिस पर पूरा विश्लेषण करके बताएंगे कि ईरान युद्ध को 21 डेज हो गए, न अभी ईरान की जीत न अमेरिका की जीत, लेकिन इन दोनों ने हजारों बेकसूर बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको मौत की नींद सुला दिया है। दोस्तों, उस सबको मेरे सहयोगी योगेश कांत बताएंगे। योगेश कांत जी, जिस तरह 21 दिन बीत चुके हैं ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध को, परिणाम क्या निकला, क्या हो रहा है, मेरे दर्शकों को पूरे बताइए। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज 21वां दिन जरूर है, लेकिन इस 21 दिन में ईरान झुकने वाला नहीं है। ईरान ने ऐलान किया है कि आप कुछ भी कर लो, हमारे कोई भी नेता मार लो, लेकिन हम आपको स्टेट ऑफ होर्मुज़ से निकलने नहीं देंगे। भाई, तुम किसी पर अटैक करोगे तो कहीं ना कहीं तो वो अपना शो करेगा, इसका प्रतिरूप तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। आप देख रहे हो कि कई सारे नेता अब तक वहाँ मार दिए गए, अमेरिका द्वारा, इजराइल द्वारा। लेकिन इधर ईरान ने झुकना अंगेज नहीं रखा, उसने कह दिया कि तुम मारो और हम आपको यहाँ से स्टेट ऑफ होर्मुज़ से नहीं निकलने देंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है विगत इन 21 दिनों में। 21 दिनों के अभी लेटेस्ट की चर्चा ये है कि 18 मार्च को इजराइल और अमेरिका का एक ऑपरेशन हुआ। उसमें ईरान में एक गैस फील्ड पड़ता है साउथ पार्क के पास, ईरान में, जो बहुत बड़ा गैस फील्ड था। इस फील्ड में क्या है, ये नेशनल रिफाइनरी थी, यहाँ से बहुत सारी जगहों पर ऑयल सप्लाई होता था। लेकिन ईरान और अमेरिका की मिली कार्रवाई में उस जगह को मिटा दिया जाता है, युद्ध में बम फेंक दिए जाते हैं, जिससे नष्ट हो जाता है। यानी अगर दोबारा उठने की बात करें तो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि अब उसे, ईरान को उठाने में तकरीबन 1 साल लग जाएंगे, उसे दोबारा से रिपेयर करके चलाने में। इतनी बुरी तरीके से उसे नेस्तनाबूद कर दिया इन लोगों ने। इसके बाद अब जानते तो हो ही हो, ईरान के जो राजनेता हैं, जो सेना है, गुस्साई लोगों ने, गुस्साई सेना ने इन पर इनका प्रतिरूप, जो विपक्ष वो होता है, आक्रमण करना शुरू कर दिया। उस आक्रमण में क्या हुआ कि गुस्साए ईरान ने सबसे पहले सऊदी की राजधानी रियाद में है, जैसे एक अरामको 2 इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी, विश्व की बड़ी रिफाइनरी है। हाँ, अरामको 2 इंडस्ट्रीज है। सीधा ईरान ने वहां हमला किया। ईरान ने वहां हमला करते ही फिर तो हाथ पैर फूल गए अमेरिका के, ट्रंप वाले बाबा के, ट्रंप के हाथ पैर फूल गए। इसमें क्या था कि जैसे हमला किया तो उसमें बहुत सारी जो ऑयल देने वाली कंपनियां थी वो नष्ट हो गई। इसके बाद अब यही युद्ध नहीं रुका, ईरान ने कतर पे हमला कर दिया। कतर में क्या था कि कतर में अमेरिका और कतर की कोई कंपनी थी बड़ी, नेशनल लेवल की, जो गैस सप्लाई करती थी, उस पर हमला हुआ। उस पर हमला होने से वो कंपनी नष्ट हो गई, ईरान का हमला था। अब जितने भी यूरोपियन, वहाँ सऊदी अरब के जो खाड़ी वाले देश हैं, उनमें हलचल पैदा हो गई कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है। और ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि देखो, है क्या कि हमने देखा था कि युद्ध से पहले ईरान की जो IRGC है, यानी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनर जो गार्ड ऑफ कोड है, जो वहाँ की सेना है, उसने कह दिया था कि अगर इजराइल और अमेरिका हमारे ऑयल के जितने भी स्थान हैं, पूरे मिडिल ईस्ट के जो भी स्थान हैं हमारे यहाँ के, उनको अगर नष्ट करेगा तो हम पूरे मिडिल ईस्ट के जितने भी ऑयल के वो जगह हैं वहाँ उसको ख़त्म कर देंगे, रिसोर्सेज को ख़त्म कर देंगे। ये उनका कहना था। बहुत अच्छा, बिल्कुल। अच्छा योगेश, ये नहीं लग रहा कि इनका ब्रदरहुड कहाँ गया? नहीं, ईरान मुस्लिम देशों पर ही आक्रमण कर रहा है, अमेरिका तक पहुँच नहीं पा रहेगा,
तो इनको क्यों मार रहा है? एक्चुअली में है क्या, इसके पीछे भी बड़ा एक बिल्कुल बिल्कुल बहुत मैं बड़ा दर्शकों को रीजन है। यस बताना चाह मैं रहा हूँ। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जितने भी खाड़ी के देश हैं उसे अमेरिका ने अपने कब्जे में ले रखा है। जैसे हमारे यहाँ देखा गया था कि आज़ादी से पहले हमारा देश गुलाम रहा, तो कैसे रहा हम सब जानते हैं। कुछ लोगों को अंग्रेज अपने साथ रखते थे, कुछ एक को बहुत पीटते थे, जिनको साथ रखते थे वो बटरिंग पर रहते थे, उनका परिवार भरपूर रहा था। लेकिन ऐसे ही इन अरब कंट्रियों में भी हो रहा है, चाहे वो कतर हो, चाहे वो अरब हो, चाहे वो कोई भी देश हो, इनको अमेरिका अपने संरक्षण में लिए हुए है और इनके यहाँ अमेरिका की जो एरोप्लेन्स उतरने की वो है स्थान बना रखे हैं इन लोगों ने, वो यहाँ बने हुए हैं। इसके कारण अब क्या कहता है कि देखो इसके पीछे लॉजिक दूसरा भी है कि कोई ईरान के पास ऐसी मिसाइल नहीं है जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर अमेरिका पर हमला कर सके, लेकिन अमेरिका पर ऐसी मिसाइल हैं जो ईरान पर आकर परमाणु बम के जरिए हमला कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अभी देखो यही तो सबसे बड़ा रीजन चल रहा है कि ईरान परमाणु बम न बना ले, इजराइल सोचता है। तो भाई फ्रीडम ऑफ कंट्री तो सबके पास तुम है। बनाओगे वो नहीं बनाए, वो नहीं, ये- अमेरिका बनाए, सब बनाएंगे लेकिन वो नहीं बनाए। हाँ, तो वो चाहते कि ये बनाए नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि ईरान अपने आप में अभी झुकने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं ईरान आने वाले दिनों में अगर ये नहीं माने तो स्टेट ऑफ होर्मुज़ है, ये वहाँ क्यों नहीं जा रहे, वहाँ पानी में क्यों नहीं घुस रहे, वहाँ नीचे उसने जो बम लगा रखे हैं उसे हटाना इतना आसान नहीं है। अगर इन्होंने थोड़ा भी छेड़ने की कोशिश की वो बम फटेंगे तो विनाश होगा। बिल्कुल सही कहा योगेश जी। कुछ एक और रीजन है जी। इस शिया सुन्नी वाला। जब सद्दाम हुसैन मारे गए ठीक है। अमेरिका के द्वारा फांसी पर लटकाए गए थे, उस समय ये ईरान बहुत खुश हुआ था क्योंकि वो दूसरे समुदाय से आते थे। ठीक है। आज ईरान के सुप्रीमो खामनेई, अयातुल्लाह खामनेई जो मारे गए हैं, तो ये देश जो खाड़ी करने देश हैं उन्हें कोई कष्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, खामनेई जो IRGC के हेड थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो हमारे देश पर जिन जिन देशों से या जिन जिन जगहों से हमारे देश पर अमेरिका अटैक करेगा या इजराइल अटैक करेगा उन देशों को हम छोड़ेंगे। ठीक है। तो इन देशों को तो पहले ही करना चाहिए कि हमें अमेरिका को क्यों इतने सह दें। अब एक्चुअली है क्या कि तुम ट्रंप को जानते हो, वो लगता है सनकी से हो गए हैं, कभी डांस करने लगते हैं, कभी टैरिफ इतना, फिर कम हो जाएगा टैरिफ, अब हार्मोज हमारा। और अमेरिका पहले से ही व्यापारिक देश है। इस लड़ाई के दो उद्देश्य हैं योगेश जी। एक तो ये कि वो जो ऊर्जा क्षेत्र है उसको सब अपने अंडर में करना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं। दूसरा वो चाहते भी हैं कि और लड़ाई लंबी हो, और जो वेनेजुएला है अब तो उन्हीं के अंडर में है, अमेरिका के अंडर में है, वहाँ यहाँ से बंद सब हो, वहाँ से तेल महंगा मिले, हमारा फायदा हो। दूसरा लड़ाई से जो देश लड़ाते हैं, ये अमेरिका लड़ाता है, लड़ते नहीं लड़ाता है, फिर अपने हथियार देता है, जो कि वो हथियार पावर उसके पास बहुत है, तो वो लड़ाता है, फिर अपने हथियार देता है, फिर उन देशों पर कर्ज करता है, फिर उनके संसाधनों को देता है, कब्जे में कर लेता है। यस, व्यापारिक देश है उसका। उसका कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई उसका सगा नहीं जिसको ठगा ले। बिल्कुल उसका यही उस ट्रंप बाबा का हाल बड़ा वैसा है। और योगेश जी जो इस तरह बताया था, हार्मोज को, स्टेट ऑफ हार्मोज को जो अपना कब्जा करना चाहते हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि जो 50 ये किलोमीटर का वो है, एक्चुअली है क्या, जो सी है, समुद्र है, सी है, तो कैस्पियन सागर है शायद, तो यूँ करके मुड़ा है यूँ। तो जैसे हम बोलते हैं एक यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कौन सी नोज है, और चिकन नोज, हाँ, इसी तरह से वो जो ईरान का जो मुड़ा हुआ है उधर ईरान है पूरा, तो उधर से ही घूम के समुद्र में हमारे जहाज आते हैं। अच्छा, अब वहाँ पर पूरा ईरान का कब्जा है। ठीक है। वहाँ ईरान ने कह दिया है कि कोई देश, यानी हमारा दुश्मन देश, उस हार्मोज स्टेट से एनर्जी लेकर, क्रूड ऑयल लेकर, कच्चा तेल लेकर
गुजरता है तो हम उस पर हमला करेंगे। अब इंडिया की तुमने देखा है, अभी भारत का सुना होगा, दर्शक भी खुश हो जाएंगे क्योंकि भारत बड़ा वो भी अपनी नपी तुली राजनीति कर रहा है सोच समझ करके, क्योंकि युद्ध में साहब कोई जीते हारे सबका नाश होता है, जीतने वाले का भी नाश होता है, उसका भी बहुत कुछ खत्म हो जाता है, हारने वाले का भी। तो अभी जो मेडिकल सप्लाई कराई है मालूम होगा ईरान के लिए, यस, जो पेन किलर हैं, जो वहाँ लोग मर रहे हैं, बहुत सी दवाइयाँ हैं जो इन्होंने हमदर्दी लूटी है उसके एवज में। अच्छा, ये कहा भी जो हमारे भारत में ईरान के जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने ही मांग की थी, क्योंकि हमारे कई टैंकर खड़े हुए हैं ऑयल के, तो इन्हें भी अपना ही करना, तो इन्होंने मेडिकल सप्लाई कराई है, तो हमारे इनको कुछ फ़ायदा मिलेगा। शेष आप बताएं आपको। देखिए, अब फ़ायदा की बात आती है, जी फ़ायदा की भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही कतर की उस रिफाइनरी पर ईरान का हमला हुआ, अमेरिका के 82,000 करोड़ रुपए का शेयर मार्केट डाउन चला गया। इतना लॉस हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आकर के सोशल मीडिया पे बयान देना पड़ा कि जो ईरान की जो गैस एजेंसी है, नेशनल रिफाइनरी है, उस पर हमारे द्वारा कोई हमला नहीं किया गया है, वो इजराइल के द्वारा किया गया, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये सब झूठ था। झूठ कैसे कि एक न्यूज एजेंसी है कान न्यूज करके, जो अमेरिका की न्यूज एजेंसी है, उसने अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान को पलटते हुए कहा कि जो भी ईरान पर हमला किया गया है इजराइल और अमेरिका के तत्वाधान में ही हुआ है। अब इधर गिरे तो कुआ, उधर गिरे तो खाई। यानी अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रंप है वो बीच में फंस चुके हैं। क्यों फंस चुके हैं? तो 82,000 करोड़ रुपए एक दिन में शेयर मार्केट में डाउन हो गया। उन्होंने सोचा कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर ऐसे ही रहा तो आने वाले दिनों में गैस की किल्लतें पूरे विश्व को झेलनी पड़ सकती है, और सबसे ज्यादा अमेरिका को ही झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल झेलनी पड़ेगी। उसका परिणाम ये होगा कि महंगाई बढ़ेगी, लोग त्राहिमाम करने लगेंगे, जगह जगह समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। इसको देखते हुए उन्होंने एक उसमें अपने आर्टिकल्स में लिख दिया कि ये हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, हमने नहीं किया। कहीं ना कहीं बैकफुट पर खुद नजर आ रहे हैं। वो अब खुद लग रहा है कि उन्हें कि अगर हम ज्यादा छेड़ेंगे तो ईरान कहीं ना कहीं और ज्यादा परेशान करना शुरू कर देगा हम लोगों को। तो आने वाले दिनों में इतना आराम का नहीं रहेगा। अब हम ईरान की बात करें, ईरान को इतना सपोर्ट कैसे कहाँ से मिल रहा है ना? सबसे अकेला झेल रहा, इतने बड़े दो इजराइल अमेरिका इधर पीछे, वो अपने यहाँ से बम छुड़वा रहे हैं, लेकिन वो अकेला झेल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं ना, वो कहते हैं ना हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहते हैं कमजोर के लिए कोई ना कोई सहारा बन जाता है। तो ऐसे ही अभी ईरान कमजोर जरूर है, लेकिन सपोर्ट में उसके रूस और चाइना इंटरनल तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। एक और सन की उत्तर कोरिया का तानाशाह, उसने कहा तान दूंगा अमेरिका के लिए सीधी। हाँ, तो एक्चुअली मैं क्या इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आपको पता हो कि चाइना के लिए करीब 80% ऑयल यही ईरान से ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो सपोर्ट करेगा, वो इंटरनल तरीके से सपोर्ट कर रहा है, और उसने कह दिया है कि युद्ध हो तब तक लड़ो। ऐसे ही रूस कर रहा है सपोर्ट। अब सोचिएगा कि अमेरिका ये सोचे कि नहीं साहब, हम वहाँ ईरान में हमला करके वहाँ के नेताओं को मार देंगे और हम अपने द्वारा सत्ता चलाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस युद्ध का परिणाम बहुत देखने को मिल सकता है। अच्छा योगेश जी, क्या एक मेरे को क्वेश्चन हुआ, क्या इस युद्ध का भारत पर भी कोई आँच आएगी? अच्छा, चौक चिंता की बात है, अरे युद्ध वहां हो रहा है, वो मर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, हमें क्यों चिंता करनी चाहिए? अब देखो, लेकिन क्या हम अपने दर्शकों को यही बताना चाह रहे हैं, क्या ये युद्ध हमारे लिए भी खतरनाक है? इसका हम नहीं लड़ रहे हैं, हम उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस युद्ध की आंच हम पर भी आ रही है। मेरे योगेश जी सही बताएंगे। देखिएगा, पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि युद्ध एक तरह का हमारे घर की लड़ाई है। अगर हम अपने घर की लड़ाई को बाहर करेंगे तो लोग और ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। वही तरीका वहाँ युद्ध का भी है, और जो कोई भी लड़ता है वो कहीं ना कहीं घाटे में तो जाता ही जाता है, पूरा खत्म भी हो जाता है अगर ज्यादा युद्ध होता है। तो इस युद्ध का परिणाम भारत को तो देखना ही पड़ सकता है। इसके अलावा पूरे यूरोपियन देशों को इस युद्ध का परिणाम देखना पड़ सकता है, क्योंकि ऑयल महंगा होगा, गैस महंगी होगी,
और गैस से क्या होगा, हम जो रोजाना खाना पीना बना रहे हैं वो महंगा होगा, समस्याएं उत्पन्न होगी। इसका परिणाम हम अभी देख रहे हैं कि हमारे गुजरात में करीब 1200 कंपनियां ऐसी हैं जहां पर ये वो बनाई जाती हैं, टाइल्स बनाई जाती हैं। 1200 कंपनियां हैं जिनमें 800-900 कंपनियों में गैस से ही टाइल्स बनाई जाती हैं। वो कंपनियां आज बंद हो गई है, गैस मिल नहीं पा रही है। सरकार का ऑर्डर है कि बस खाने पीने की जो एलपीजी गैस है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। तो एलपीजी की कमी कोई कहीं पूरे भारतवर्ष में नहीं हो रही है, लेकिन जिनके द्वारा सामान बनता था वो वहां पर नहीं बन पा रहा है प्रॉपर तरीके से। बंधन जो मजदूर हैं वो बिहार के वो बाहर चले जा रहे हैं। तो ये परिणाम काय का, ये युद्ध का ही परिणाम है। योगेश जी, वी आर नॉट गोइंग टू गुजरात, वी आर गिविंग एग्जांपल ऑफ फिरोजाबाद, व्हिच इज अ वेरी फेमस, वर्ल्ड फेमस फॉर ग्लास इंडस्ट्रीज। अभी फिरोजाबाद के व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष का मैं बयान सुन रहा था। ठीक है। कई ऐसी फैक्ट्री जो गैस से ही चलती थी उन पर भी संकट मंडराने लगा है। उनकी जो सप्लाई थी वो स्लो हो गई है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है। तो आँच तो है, हम देख रहे हैं, अभी आप देखते हो अखबारों में, सब देखते हैं, मेरे दर्शक भी देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगी हुई है। प्रॉब्लम तो है कहीं, अभी इतना संकट नहीं है। वैसे भारत सरकार कह रही है हमारे पास अभी भंडार है, लेकिन नहीं, समस्या शुरू हो गई है। पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आग तो जहाँ लगती है कभी कभी सूखे के साथ गीला भी जलता है। नहीं, एक्चुअली में है क्या, भारत के लिए पैनिक की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पैनिक क्यों नहीं है। हम बताते हैं कि हम लोगों ने कोविड काल में भी देखा है, घर बैठ के हम लोगों ने 3 से 4 महीने 6 महीने क्रॉस कर दिए, लेकिन कोई पैनिक नहीं हुआ और ताली थाली बजा करके। अरे हम तो हिंदुस्तानी है, देसी हैं, अपने चूल्हे और आग जलाकर, हमारा तो हिंदुस्तान का हर आदमी हर परिस्थिति का सामना कर लेता है। तो हमें तो पैनिक होना ही नहीं है, हमें तो घबराना नहीं। लेकिन अभी वर्तमान में जो सरकार के लिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम लोग गैस कैसे ले पा रहे हैं। अगर स्टेट ऑफ होमोर्स बंद कर दिया है ईरान ने, तो ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि हम कहाँ से ला पा रहे गैस। इसका भी एक उदाहरण है। उदाहरण क्या है कि सऊदी अरब में एक पाइपलाइन पड़ी हुई है जो रेड सी तक जाती है, बीच में से होते हुए रेड सी तक जाती है। उस रेड सी को, यानी जो 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन है, और ये पाइपलाइन पहले भी युद्ध हुआ था, तो उस दौरान सऊदी अरब ने सोचा कि ऐसा युद्ध रहा तो आने वाले अन्य देशों के लिए प्रॉब्लम होगी। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने 1981 में एक पाइपलाइन जो अपने वहां बीच में से होकर के रेड सी में निकलवा दी। नीचे निकलवाने से उससे क्या हुआ, रेड सी में से जो ऑयल सप्लाई हो रहा है, जो हम लोग स्टेट ऑफ होमोर्स होकर ऊपर होके आते थे, वो हम अब रेड सी में से होकर के नीचे से आने लगे। तो हुआ क्या कि हमने ऊपर से बंद कर दिया, लेकिन नीचे से हमारे पास ऑयल आ रहा है, क्योंकि अरब सागर से, अरब जो देश है, अरब की सीमा से लगा हुआ है रेड सी, वहां से हमें लोग ये ऑयल मिल रहा है। लेकिन अब बड़ी बात क्या है कि ये जो वहां से रेड सी में जो अरब के द्वारा ऑयल आता है, वो 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से निकलता है। कितना? 10 मिलियन बैरल के हिसाब से निकलता है। अक्सर करके देखा गया है कि 1981 की 100 सबसे पुरानी लाइन है, वो कभी भी वो डैमेज हो सकती है, क्योंकि हालांकि पूरी जो कंट्रोल है उसका 1200 किलोमीटर का वो अरब के ही देशों में आता है। लेकिन अगर गुस्साए ईरान ने, अब की बार अगर मान लो इजराइल और अमेरिका ने कुछ हमला फिर किया, तो ईरान कहीं ना कहीं जवाब देगा, तो इस पर भी अटैक कर सकता है। बिल्कुल। तो ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरी चुनौती क्या है? दूसरी चुनौती ये है कि एक यहीं जहाँ होके हम ऑयल लाएंगे रेड सी से, वहाँ यमन पड़ता है। यमन में हूती रहते हैं, आधे यमन पे हूतियों का कब्जा है कहीं ना कहीं। तो जो हूती लोग रहते हैं वो ईरान से मिले हुए हैं, लेकिन अभी इस युद्ध में हूती कुछ भी बोलने से पीछे हैं। लेकिन इससे पहले जो युद्ध हुआ था इजराइल से उनका, तब दोनों ने मिलकर के अटैक किया था, लेकिन अभी बोल नहीं रहे, एकदम शांत हैं। शांत क्यों है? कि कोई इनकी स्ट्रेटजी होगी, अभी तुम मत बोलो, जब जरूरत पड़ेगी तो हम बोलेंगे। तो अभी क्या है कि अगर हूतियों ने यहाँ पर भी रोकने की कोशिश की, हूती क्या करते हैं कि ये सुन्नी है, सुन्नी समुदाय के हैं यहाँ पर विशेष करके, और ये विद्रोही की तरह काम करते हैं। ये यहाँ से जहाज़ों को हाईजैक कर लेते हैं, यहाँ से यानी जो सऊदी अरब में से होकर के जो जहाज आ रहे हैं उनको हाईजैक करके ऑयल उनका निकाल लेते हैं, शिया, जो शिया समुदाय और बम फेंक देते हैं,
और तमाम सारी समस्याएं उनके लिए उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन अभी वो शांत है। शांत क्यों है कि वो देख रहे हैं अगर ईरान और इजराइल द्वारा से अमेरिका और इजराइल द्वारा से किसी रिफाइनरी या अटैक करेगा तो वो कहीं ना कहीं यहाँ नीचे यमन में गिरेंगे। अगर नीचे या अगर यमन में अगर रोके जाते हैं शिप, तो समझ लो पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। फिर उसका कोई निदान नहीं है। फिर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका परिणाम भारत ही नहीं पूरे विश्व को देखना पड़ेगा, क्योंकि 90% ऑयल और गैस इन्हीं अरब कंट्रियों से पूरे विश्व के लिए सप्लाई होता है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी अहम बात है सर। तो मेरे सहयोगी योगेश कांत जी ने बहुत बारीकी से समझाया कि इस युद्ध का, क्योंकि युद्ध अभी हम युद्ध कह रहे हैं, यदि ऐसे युद्ध रहा तो कहीं महायुद्ध न कह दें इसे, कहीं विश्व युद्ध न कह दें, कि हो सकता है कि यदि ऐसे ही अमेरिका अपनी हरकत से बाज नहीं आया, ईरान झुका नहीं, तो ये महायुद्ध में, क्यों कई देश अब गुट होते यार, 2 गुटों में ये संसार बटेगा। अभी कुछ लोग अलग हैं, जैसे हम भी अलग हैं लेकिन चूँकि हमारी तो ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, सबसे प्रेम है हमारा। तो चाहे इजराइल हो उससे भी मित्रता है, ईरान हो उससे भी मित्रता है, रूस है उससे भी मित्रता है। लेकिन यदि युद्ध नहीं रुकता है तो संकट पूरे विश्व के लिए होगा। आर्थिक मंदी शुरू हो जाएगी, शेयर मार्केट गिर जाएंगे और हमारी जो डेली नीड्स हैं उन पर भी संकट मंडराएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी दर्शकों को, आप हमारे खबर को ध्यान से देखते हो, हमें प्यार देते हो। हम भी कोशिश करते हैं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा करके आप तक दें। और अभी मेरे सहयोगी योगेश जी ने बताया जिस तरह युद्ध का जो भयावह परिणाम देखने को मिलेगा। युद्ध नहीं रुकता है, लेकिन हमें परेशान नहीं होना है, चुनौतियों का सामना करना है। और अभी भारत में ऐसी कोई संकट नहीं है, आप परेशान न हो। लेकिन चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे गैस हो, उसे वेस्ट न करें, उसे बर्बाद न करें। कभी कभी देखते हैं चौराहे पे खड़े मोटरसाइकिल चलती रहती है, अब पेट्रोल का संकट है, डीजल का संकट है, उसे रोको। गैस है, गैस खुली है, चल रहा है, लो। आप सबका यूज सही तरीके से करें और देश हित में अपने सोचें। और फिर कोई और महत्वपूर्ण सूचना जो ईरान और इजराइल पर जिस तरह आती है तो हम बताएंगे। हमें अपना प्यार देते रहिए। हमारी खबर अच्छी लगा करे आपको तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर 2 शब्द अपने लिखा करें, क्योंकि ये आपके 2 शब्द हमें मोटिवेट करते हैं और नई नई खबरों के लिए प्रेरित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।